वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको टाटा केमिकल्स का एनालिसिस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि स्टॉक में आपको क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, जो भी हम नई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो मैं होप करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टाटा केमिकल्स कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो टाटा केमिकल्स कंपनी है वो एक होल्डिंग कंपनी है, मतलब टाटा ग्रुप की एक होल्डिंग कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है सोडा ऐश एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या मैन्युफैक्चर करती है? एक तो सोडा ऐश और एक सोडियम बाइकार्बोनेट। किसके लिए? एक तो डाइवर्स इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि ग्लास, मतलब ग्लास इंडस्ट्री जो कि ग्लास बनाते हैं, डिटर्जेंट, सिलिकेट्स, टेक्सटाइल्स, फूड, फार्मास्यूटिकल्स, एनिमल फीड, माइनिंग एंड केमिकल प्रोसेसिंग। तो देखिए, इतनी सारी इंडस्ट्रीज में इसके लिए ये केमिकल्स को बनाते हैं। तो देखिए, धंधा तो खासा बढ़िया लग रहा है और ऐसा नजर आ रहा है कि कंपनी का मतलब जो जो केमिकल्स कंपनी बनाती है वो खासे हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि कंपनी क्या काम करती है, लेकिन अगर हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमको कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए। तब हम आगे चल के कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आइए आप देखिए, अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए 12,509 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये एक तरीके का मिड कैप स्टॉक है, तो एक तरीके से बहुत छोटी मार्केट कैप वाला ये स्टॉक है। लेकिन हमको ये देखना है क्या ये लार्ज कैप में कन्वर्ट हो सकता है, क्या ये हमको बढ़िया रिटर्न दे सकता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं कंपनी के पी रेशियो की बात करूं तो ये तो खासा ही सस्ता नजर आ रहा है, सिर्फ 1.88 का इसका पी रेशियो निकल कर आता है। जबकि आप इंडस्ट्री का पी देखिए, इंडस्ट्री का पी चल रहा है लगभग 2.23 के अराउंड। तो देखा जाए तो इंडस्ट्री के मुकाबले आपको खासा सस्ता मिल रहा है और लगभग देखा जाए तो 15% डिस्काउंट पे मिल रहा है अगर आपको इसको इंडस्ट्री के मुकाबले अगर आप इसको कंपेयर करो तो। अब अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखोगे तो कंपनी की बुक वैल्यू भी 536 रुपीज है, जो कि खासी बढ़िया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन नजर आ रही है। ऐसा नजर आ रहा है कि कंपनी की बुक में पोजीशन खासी बढ़िया है। लेकिन अगर मैं यहां से अब कंपनी के प्राइस टू बुक रेशियो की बात करूं तो यहां पर आप देखिए 0.92% की कंपनी की जो प्राइस टू बुक रेशियो कंपनी का निकल कर आता है वो आता है 0.92। तो देखिए, कंपनी की जो अभी मार्केट में प्राइस चल रही है वो भी उसकी बुक वैल्यू से कम चल रही है। तो ये यहाँ पर आपको इसका जो पी रेशियो है और बुक वैल्यू है उससे पता पड़ गया कि कंपनी का शेयर अभी अंडर वैल्यूड है और इसको भागना अभी बाकी है। भले ही मार्केट कितना ही भाग क्यों ना गया हो, लेकिन इस शेयर में अभी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। अब आप ये देखिए, अगर मैं कंपनी के डिलीवरेबल्स की बात करूं तो यहां पर कंपनी के डिलीवरेबल्स भी 20% है, जो कि एक तरीके से ये नजर आ रहा है कि इस कंपनी के अंदर, मतलब इस कंपनी के शेयर के अंदर इंट्राडे बहुत ज्यादा होता है। मतलब लोग जिस दिन शेयर को खरीदते हैं उसी दिन उस शेयर को बेच देते हैं, मतलब अपने सौदे को पूरा कर देते हैं। लेकिन अगर मैं कंपनी की डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो यहां पर आप देखिए 2.24% की कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी है। तो मतलब हर साल लगभग 10-12 रुपए का आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड भी मिल जाता है। तो एक तरीके से ये बहुत बढ़िया बात है। अब आप ये देखिए, भले कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड क्यों ना हो गया हो, लेकिन आप ये देखिए जो कंपनी की टॉप लाइन जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, आप ये देखिए हर साल कंपनी का रेवेन्यू एक अच्छे खासे फ्लो के साथ बढ़ रहा है और बहुत ही बढ़िया बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये यहाँ पर एक संकेत है कि कंपनी के धंधे में कोई भी दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है।
और अगर आप यहाँ पे कंपनी की बॉटम लाइन देखोगे तो कंपनी की बॉटम लाइन भी हर साल एक अच्छे खासे परसेंटेज से बढ़ी है। एग्जैक्ट वैल्यू आपको मैं इनके इनकम स्टेटमेंट में बताऊंगा। यहाँ पर आप देखिए 2019 में भले ही ऑल्दो गिरा है थोड़ा सा, लेकिन वापिस 2020 में उसको कवर कर लिया और 2020 में तो कंपनी का रेवेन्यू भी खासा बड़ा है। तो ऐसा तो यहाँ पर ये देख के नजर आ रहा है फाइनेंशियल ट्रेंड को कि कंपनी में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी का धंधा एकदम टॉप क्लास चल रहा है और एकदम बढ़िया तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हर साल। अब आप ये देखिए, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो देखिए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 35% की ही है। देखिए थोड़े से टाटा ग्रुप के जितने भी शेयर हैं, थोड़े शेयर, उनके अंदर मेन दिक्कत यही रही है कि प्रमोटर होल्डिंग खासी कम है। देखिए प्रमोटर होल्डिंग 35% ही है यहाँ पर, क्योंकि जो कंपनी के मेन ओनर्स हैं अगर उनका ही स्टेक कंपनी के अंदर लगभग 50% नहीं है तो ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में शेयर कम रिटर्न दे सकता है और आगे चल के कंपनी में थोड़ा ग्रोथ नहीं है। अब अगर आप इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करोगे तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लगभग 16% है, तो वो खासी बढ़िया है। डीआईआई की होल्डिंग भी यहाँ पर 12% है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन मतलब जो एफआईआई है उनके भी 9% की होल्डिंग यहाँ पर है। अब अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूं, मतलब जो आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर 20% का जो अपना इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनके पास है। और अदर पार्टी मतलब इंश्योरेंस वगैरह ऐसी पार्टीज भी होती है तो उनके पास लगभग 5% की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो देखा जाए तो होल्डिंग पैटर्न है ऑल्दो थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन अगर डीआईआई और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसमें इतनी है तो उसको ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव जरूर बना देता है। अब आप ये देखिए प्रमोटर का अगर मैं होल्डिंग पैटर्न की बात करूं, देखिए ये एक चीज है जो उसको पॉजिटिव बना रहा है। देखिए जून में कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग थी मात्र 30% के लगभग, और अभी सितंबर के एंड तक के डेटा की अगर मैं बात करूं तो 35.40% के लगभग की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास पड़ी हुई है। तो देखा जाए तो 5% की होल्डिंग अगर लगभग एक साल के अंदर आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है तो ये एक फैक्टर है जो कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने को बोलता है कि इसमें करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ती है तो वो एक रीजन बन जाता है कि कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे भरोसा है, उनको कंपनी के इन एंड आउट पता होते हैं, उनको ये पता होता है कि कंपनी आगे जाके बढ़िया परफॉर्म करने वाली है, इसीलिए वो टाइम से अपने स्टेक को बढ़ा देते हैं। अब आप ये देखिए, अब मैं आपको कंपनी की जो टॉप लाइन जो कि कंपनी की टोटल इनकम या फिर आप इसको रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, देखिए 10,429 करोड़ का कंपनी की टोटल इनकम था मतलब मार्च 2018 में। फिर उसके बाद लगभग 400 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लगभग 80 करोड़ की यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली है अगर मैं कंपनी की टोटल इनकम में बात करूं तो देखा जाए तो कंपनी की तीनों ही सालों में टोटल इनकम 10,000 करोड़ से ऊपर रही है और 11,000 करोड़ के बीच तक रही है। देखिए ऊपर अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो सेल्स है वो देखिए 2019 में थी 10,336 करोड़ और इस बार वो बढ़ गई 20 करोड़, जबकि जो कंपनी की अदर इनकम है उसमें यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली है। उसी के चलते कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें गिरावट हुई है। तो देखा जाए तो कंपनी के मेन धंधे पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं हुई है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कंपनी का जो एट दी एंड अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी ने 2018 में 1510 करोड़ का मुनाफा कमाया था, लेकिन उसके बाद अगर मैं अभी बात करूं तो उसके बाद लगभग 30% का कंपनी का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर। तो ये एक दिक्कत वाली बात है, लेकिन इसका रीजन समझिए आप। इसका रीजन ये है कि कंपनी का टैक्स पेमेंट देखिए, कंपनी के टैक्स पेमेंट में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने 2018 में सिर्फ 60 करोड़ का कंपनी ने टैक्स पे किया था, जबकि 2019 में सीधा 274 करोड़ का मतलब टैक्स पेमेंट हो गया सीधा 5 गुना। तो देखिए कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के चलते टैक्स के हर साल चेंज होना टैक्स रेट्स का, तो उसकी वजह से नेट प्रॉफिट कम हुआ है।
अब आप ये देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्यों बढ़ा है जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा है। देखिए इसका मेन रीजन यही है कि कंपनी में मार्केट के नंबर ऑफ शेयर्स में कम होना। क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए आप, 2018 में 95 का कंपनी का अर्निंग पर शेयर था, फिर उसके बाद हो गया 45, फिर उसके बाद हो गया 275। तो अब आप इसका रीजन समझिए। देखिए अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, जितने शेयर मार्केट में है, मतलब जितने कंपनी के नंबर ऑफ शेयर मार्केट के अंदर हैं उसको हम कंपनी की अर्निंग से डिवाइड करते हैं तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर निकल कर आ जाता है। तो बाई चांस मार्केट में अभी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है तो उसी के चलते मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए, तो उसी के चलते कंपनी का अर्निंग पर शेयर आपको ज्यादा नजर आ रहा है और ये भी दिखा रहा है कि कंपनी का वैल्यूएशन खासा ही बढ़िया है। अब आप ये देखिए, अगर मैं कंपनी की बुक वैल्यू की बात करूं तो यहां पर एक थोड़ी सी नेगेटिविटी जरूर है, क्योंकि आप देखिए 2018 में कंपनी की बुक वैल्यू 542 थी और 2019 में लगभग 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला यहां पर बुक वैल्यू के अंदर। लेकिन फिर वापस यहां पर आपको 10% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिल गया। जबकि अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं तो 62 रुपीज का यहां पर आपको कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू में देखने को मिला है। अगर मैं इसकी नेट डिक्लाइन की बात करूं तो देखिए कंपनी की बुक वैल्यू गिर रही है। वैसे ऑल्दो अगर मैं इसको मार्केट प्राइस से कंपेयर करूं तो मार्केट प्राइस के मुकाबले तो ये खासी बढ़िया है और एक अच्छी प्रतीक नजर आ रही है, क्योंकि ये मार्केट प्राइस अगर इसका हम देखें तो मार्केट प्राइस लगभग 510 के लगभग चल रहा है, तो बुक वैल्यू कंपनी की ज्यादा है। अब अगर मैं कंपनी के डिविडेंड की बात करूं तो देखिए कंपनी का डिविडेंड भी गिरता हुआ नजर आया है और पिछले 3 साल से लगातार गिरा है। 2018 में कंपनी ने 22 रुपए का डिविडेंड दिया था एक शेयर के ऊपर, फिर वो डिविडेंड हो गया सीधा 12.5 रुपए, मतलब लगभग 90% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हो गया इसके डिविडेंड के अंदर। तो देखा जाए तो कंपनी धीरे धीरे डिविडेंड को कम कर रही है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए और ऐसा यहाँ पर पिछले 3 सालों में लगातार नजर आया है। तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपको पता होना चाहिए, अगर आप इसमें डिविडेंड के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियस जरूर हो रहना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 साल से ये कंपनी ने सिग्नल दे दिया कि वो हर साल अब धीरे धीरे अपना डिविडेंड कम करते रहेंगे। अब आप ये देखिए, अगर मैं कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो यहां पर आप देखिए 22.88% का मार्च 2018 में कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज था, फिर उसके बाद 21.18 हो गया, फिर उसके बाद 21.80%। तो मतलब पिछले 3 साल से लगातार हर साल लगभग कांस्टेंट ही रह रहा है और ये एक बढ़िया बात है और ये एक मैटर है जो कि बता रहा है कि कंपनी के सेल्स में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की बात करूं, ऑल्दो 2019 और 2020 का तो ऑल्दो सेम है, लेकिन अगर 2018 से कंपेयर किया जाए तो 2% की गिरावट इसमें आपको देखने को मिली है। और रही बात अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो यहां पर एक बहुत बढ़िया सिग्नल नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन खासा बढ़ गया है, 69% कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है। तो ये क्या बता रहा है कि धीरे धीरे कंपनी की जो नेट प्रॉफिट का जो कंपनी का मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब कंपनी के जो कस्टमर्स हैं उनको उस पर ट्रस्ट हो गया है और अब कंपनी प्रीमियम प्राइस पे भी अपने प्रोडक्ट को बेच पा रही है। तो ये एक बढ़िया बात है कंपनी के नजरिए से, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया बात है। अब आप ये देखिए कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज में भी आपको यहां पर एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप देखिए 2018 में 21%, फिर वहां से 12% का ईयर ऑन ईयर यहां पर आपको डिक्लाइन देखने को मिल गया, लेकिन फिर आप देखिए 45% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज में देखने को मिला है। अब दोस्तों अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज और आरओसी परसेंटेज का क्या मतलब होता है तो ये आप जाके देख सकते हो, मैंने उसकी वीडियो बना रखी है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का बढ़ रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंपनी का नेट प्रॉफिट तो गिरा है तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे बढ़ा है। देखिए यहाँ देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा है ये तो हमको पता है,
कंपनी के इक्विटी में यहाँ पर आपको गिरावट हुई है, ये इसी के चलते यहाँ पर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज बढ़ा है। तो ये संकेत यहाँ पे ये मिल रहा है कि कंपनी की इक्विटी भले ही गिर गई हो लेकिन कंपनी प्रॉफिट उतना फिर भी कमा पा रही है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। अब अगर मैं कंपनी के आरओसी परसेंटेज की बात करूं तो ऑल्दो यहां पर आप देख रहे होंगे कि पिछले साल के मुकाबले गिरावट जरूर है, लेकिन आरओसी अगर रिटर्न ऑन इक्विटी अगर अच्छा नजर आ रहा है तो आरओसी को देखना इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी नेट प्रॉफिट पे डिपेंड होता है और जबकि ये इंटरेस्ट और टैक्स को इंक्लूड नहीं करता है। क्योंकि आरओसी क्यों गिरा है, मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी का टैक्स पेमेंट बढ़ गया, तो उसी के चलते यहां पर आपको आरओसी में गिरावट देखने को मिली है। अब अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करूं तो यहां पर कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज भी खासा बढ़ा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज कैसे बढ़ा है, ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि कंपनी के एसेट भी कम हुए होंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट कम हुआ ये तो हमको पता है। तो क्या हो सकता है, कंपनी के एसेट कम हुए होंगे, तो इसीलिए कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज में भी आपको एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो कंपनी की इक्विटी भी कम हुई है, कंपनी के एसेट भी कम हुए, लेकिन कंपनी प्रॉफिट फिर भी उतना कमा पा रही है, ये एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कंपनी उतनी लायक है, कंपनी के पास उतनी कैपेबिलिटी है। अब आप ये देखिए, अगर मैं कंपनी के करंट रेशियो की बात करूं तो पिछले 3 सालों के मुकाबले ये गिरा जरूर है, लेकिन फिर भी अभी भी कंपनी उस सिचुएशन पे जहां पे उसकी लिक्विडिटी पोजीशन पे इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, अगर जिस कंपनी का करंट रेशियो 1 से ऊपर होता है तो वो एक अच्छा खासा माना जाता है और एक बहुत बढ़िया माना जाता है, क्योंकि उसमें कंपनी को अपनी लाइबिलिटी, मतलब जो कंपनी की उधारी है जो उसको 1 साल के अंदर में पे करनी है, तो वो कंपनी आसानी से पे कर सकती है, क्योंकि उसके पास इतने एसेट पड़े हुए, इतना कैश पड़ा हुआ है कि वो आसानी से अपनी उधारी को पे कर सकती है। अब अगर मैं कंपनी के क्विक रेशियो की बात करूं तो यहां पर आप कंपनी के क्विक रेशियो में भी आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन अगर कंपनी का करंट रेशियो 1 से ऊपर है तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप ये देखिए, अगर मैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो खासा अट्रैक्टिव है, और ये एक और रीजन बनता है कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना बनता है। क्योंकि देखिए 2018 में कंपनी का डेट टू इक्विटी था 0.50 और जबकि इस साल वो हो गया 0.43। देखिए पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा है, सिर्फ 0.1 की आपको यहाँ पर उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन सिर्फ 0.43 एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कंपनी ने 1 रुपए की इक्विटी के ऊपर 0.43 पैसे का उधार लिया हुआ है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। और मेरे ख्याल से ये हर साल थोड़ा बहुत कम होता है, तो आने वाले 5 सालों में आपको कंपनी डेट फ्री होती हुई नजर आएगी। अब अगर मैं कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करूं तो ये 2018 में था 5.63, फिर उसके बाद ये हो गया 4.58। तो अगर देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले ये लगभग 1.5 जरूर गिरा है, लेकिन वापस एक राहत वाली बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले वापस अगर लेटेस्ट देखा जाए तो 0.8 की आपको यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो देखिए, अगर आपको ये जानना है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अब आप ये देखिए, अगर मैं कंपनी के सेल्स परसेंटेज की बात करूं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की, हाँ, तो देखिए 2018 और 19 उसमें सेल्स लगातार कंपनी की माइनस में थी। इसका मतलब ये है कि कंपनी की सेल्स हर साल गिर रही थी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक राहत वाली बात है, अब कंपनी के सेल परसेंटेज भले ही 0 है लेकिन एक थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर हो गया, वो एक बहुत बढ़िया बात यहाँ पर आपको दिखाता है। तो अब बात करते हैं कि आपको इसको किस प्राइस पे बाय करना है। ओ सॉरी, वो मेरी टीम आज है ना उसका प्राइस डालना भूल गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पता ही है ये किस प्राइस पे चल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, अगर मैं इसका ऑल टाइम हाई देखूँ तो 495 का है,
तो अभी इसका शेयर का प्राइस भी लगभग इतना ही चल रहा है, 490, 500 या 510 के लगभग ही इसका शेयर का प्राइस चल रहा है। तो देखिए कंपनी इसके ऑल टाइम हाई पर चल रही है, लेकिन फिर भी अपने बुक वैल्यू से सस्ती मिल रही है, मतलब शेयर आपको अपने बुक वैल्यू से भी सस्ता मिल रहा है। तो देखिए कंपनी केमिकल्स का काम है, धंधा हर साल बढ़ रहा है, कंपनी एक बनता है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कंपनी एक बढ़िया पोजीशन पे नजर आ रही है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो नेगेटिव जरूर है, लेकिन इसका एक डेट टू इक्विटी वाला फैक्टर भी है जो हर साल कम हो रहा है। देखिए अगर जो कंपनी डेट फ्री होती है, मतलब डेट नी के बराबर होता है, तो उसमें तो पहले से इन्वेस्टमेंट करना बनता है। तो देखिए मेरे ख्याल से शेयर की बुक वैल्यू भले ही अभी जो इसकी मार्केट प्राइस है उससे ज्यादा जरूर है, लेकिन फिर भी आपको इसको 450 तक इस शेयर में आपको बाय कर मतलब रुकना चाहिए। मतलब हाँ, यहाँ से 10% डिस्काउंट मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से 10% गिरावट के बाद आपको इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और वहाँ से आपका फर्स्ट बाय बनता है, और वहाँ से ये शेयर जितना गिरता है तो वहाँ से आपको इसमें बाय करते रहना चाहिए। और देखिए मेरे ख्याल से ये मतलब 1-2 साल के लिए बढ़िया शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे इतना श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मेरे को इतना ग्रोथ इस कंपनी में नजर नहीं आ रहा है। ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो इसीलिए अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर आप मेरे कहने पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो मैं गलत भी हो सकता हूँ। इसीलिए आप प्लीज किसी बड़े या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्टमेंट किया करें। तो मैं होप करता हूं कि आपको टाटा केमिकल के शेयर का एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं क्या उससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि जी आप मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं, और आगे मैं और मेहनत कर पाऊंगा। और अगर आपको किसी और शेयर का एनालिसिस भी चाहिए हो तो आप उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं।